राजस्थान में रोहित गोदारा एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। एक के बाद एक व्यापारियों को जान से मारने की धमकी देकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है। जयपुर में एक व्यापारी से करोड़ रुपए मांगे गए, तो वहीं बीकानेर में एक महिला पर केस वापस लेने का दबाव बना रहा है। महिला ने आरपीएस अधिकारी के खिलाफ केस किया था, उसी केस को वापस लेने के लिए महिला पर प्रेशर बनाया जा रहा है। रोहित गोदारा लगातार विदेश में बैठकर अपने गुर्गों के जरिए आतंक फैला रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से दोस्ती और फिर अलगाव, राजस्थान में गोदारा गैंग का एक्टिव होना, ये पुलिस पर सवाल खड़े करता है। रोहित गोदारा पूरे राजस्थान में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता है। क्या है पूरी कहानी, इस रिपोर्ट में देखिए। राजस्थान में फिर एक्टिव रोहित गोदारा गैंग, नहीं रुक रहा धमकी देने का सिलसिला। धमकी से लोगों में बढ़ रहा खौफ, विदेश में बैठकर स्थापित कर रहा साम्राज्य। लॉरेंस गैंग इन दिनों राजस्थान में कम एक्टिव है। लॉरेंस के नाम से अब धमकी भरे कॉल आने भी कम हो गए हैं। उसकी वजह मानी जा रही है कि अनमोल बिश्नोई अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। वहीं लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद है। अब जेल में सख्ती कर दी गई है, लेकिन अब राजस्थान में रोहित गोदारा अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है। पहले लॉरेंस और रोहित की दोस्ती थी। लॉरेंस के इशारे पर ही रोहित गोदारा राजस्थान के व्यापारियों को धमकाकर उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगा करता था और पूरा राजस्थान संभालता था। लेकिन अब लॉरेंस और रोहित की दोस्ती में दरारें आ गई और दोनों के रास्ते अलग हो गए। रोहित गोदारा अकेला अब राजस्थान में अपना नाम स्थापित करना चाहता है, इसलिए राजस्थान में एक के बाद एक बड़े वारदातों को अंजाम दे रहा है और लगातार व्यापारियों को धमकी देकर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है। आइए आपको बताते हैं कि गोदारा गैंग ने कब कब फैलाई दहशत। 3 दिसंबर 2022 को हुआ राजू ठेहट का मर्डर। बदमाशों ने घर के आगे उसे गोली से छलनी कर दिया। 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या कर दी गई। दोनों हत्या की जिम्मेदारी गोदारा गैंग ने ली। 7 अक्टूबर 2025 को कारोबारी रमेश रुलानिया की हत्या की गई। जिम में वर्कआउट करने गए थे रमेश रुलानिया। फरवरी 2025 में 2 व्यापारियों को गोदारा गैंग से धमकी मिली। गैंगस्टर राजू ठेहट और सुखदेव गोगामेड़ी की हत्या भी रोहित गोदारा ने करवाई, क्योंकि दोनों ही रोहित गोदारा के रास्ते का कांटा बन रहे थे। इसलिए उसने दोनों को अपने रास्ते से हटा दिया। राजस्थान में राजू ठेहट एक बड़ा गैंगस्टर था और उसका नाम भी चलता था, लेकिन राजू ठेहट की हत्या करवाने के बाद रोहित ने साबित कर दिया कि राजस्थान में उससे बड़ा गैंगस्टर कोई नहीं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी रोहित से नहीं डरता था, इसलिए सुखदेव सिंह को भी मरवाकर रोहित गोदारा ने फिर से अपना नाम बुलंद कर लिया और अब रोहित एक के बाद एक व्यापारियों को विदेश से कॉल कर करोड़ों रुपए की रंगदारी मांग रहा है। गोदारा गैंग का आतंक, कारोबारियों को धमकी। आरपीएस अधिकारी के मामले में रोहित गोदारा नाम से महिला को धमकी दी जा रही है। ये मामला राजस्थान के बीकानेर का है। महिला पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगा रही है, जबकि पूरा परिवार सहमा हुआ है। खनन कारोबारी से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग। आरोपी ने फोन कॉल और वॉइस नोट के जरिए मांगे पैसे। रकम नहीं देने पर कारोबारी और परिवार को जान से मारने की धमकी दी। दिसंबर, चित्तौड़गढ़ रावत भाटा में एक ठेकेदार को गोदारा गैंग के नाम पर धमकी मिली। कारोबारी कन्हैया लाल खटीक को दी गई धमकी। चित्तौड़गढ़ में गोल्डमैन के रूप में पहचान रखते हैं कन्हैया लाल खटीक। 13 सितंबर, सीकर फतेहपुर इलाके के प्रॉपर्टी डीलर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी। व्हाट्सएप कॉल और ऑडियो मैसेज के जरिए धमकी दी। हिस्ट्री शीटर ने फिरौती की राशि नहीं देने पर धमकी दी। पीड़ित और उसके बेटे को गोली मारने की धमकी दी गई। 16 अक्टूबर, श्रीगंगानगर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर दीपक आनंद से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। डॉक्टर को 7 अक्टूबर को व्हाट्सएप पर विदेशी नंबरों से कॉल आई थी। इन सभी मामलों में एक बात कॉमन है, वो विदेश के नंबर से कॉलिंग। रोहित गोदारा इंटरनेट कॉलिंग के माध्यम से बड़े व्यापारियों को धमका रहा है और उनसे करोड़ों रुपए की रंगदारी वसूलने की कोशिश में जुटा है। सूत्रों की माने तो कई केस में तो पीड़ित डर के कारण पुलिस तक पहुंचते ही नहीं। हालांकि पुलिस जांच में ये भी बात सामने आई है कि कुछ केस में रोहित गोदारा के नाम का यूज किया जा रहा है और छोटे बदमाश गोदारा के नाम पर धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने ऐसे कई लोगों को पकड़ा है। राजस्थान में रोहित गोदारा अपना नाम स्थापित करना चाहता है
और इसलिए एक के बाद एक धमकी भरा कॉल देकर व्यापारियों से करोड़ों रुपए की डिमांड की जा रही है। हाल ही में जयपुर के अशोकनगर इलाके में एक व्यापारी को कॉल आया और उससे लगभग 5 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। इसी तरह बीकानेर में एक महिला को केस वापस लेने की एवज में उसे रोहित गोदारा के नाम से धमकी मिली है। बीते 2-3 महीनों की अगर बात करें तो लगभग आधा दर्जन मामले दर्ज हो चुके हैं। हालांकि कुछ केस में पीड़ित डर के चक्कर में पुलिस तक नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में अब माना जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो भाई है अनमोल बिश्नोई, वो गिरफ्तार हुआ है। तो लॉरेंस बिश्नोई के नाम से राजस्थान में धमकियां आना कम हो गई, इसलिए राजस्थान का स्थान जो है वो खाली हो गया। तो अब इस खाली स्थान को भरने के लिए रोहित गोदारा साजिश में जुटा हुआ है। वो चाहता है कि राजस्थान के सारे व्यापारी उसी को एक्सटॉर्शन मनी दे। पुलिस ने दावा किया है कि रोहित गोदारा को भी जल्द पकड़ लिया जाएगा। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कौन व्यापारी कहां रहता है और कितना पैसा वाला है, इस बात की जानकारी रोहित के स्थानीय मुखबिर उन्हें दे रहे हैं, जो बिचौलियों का काम करते हैं। पुलिस अब ऐसे बिचौलियों पर भी एक्शन में जुटी है और उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट की धाराओं में कार्रवाई कर रही है। रोहित को सूचना देने वालों को भी पुलिस पकड़ने में जुटी है। फोन करने वालों के खिलाफ तो मुकदमा में नाम तो आ ही गया है और इनके लिए लुकआउट सर्कुलर्स एंड एक्स्ट्राडिशन के लिए हो सकते, जो भी पासपोर्ट कैंसलेशन के लिए कर सकते हैं वो। एंड इस तरह से एक तो लेवल पर क्राइम ब्रांच एंड एजीटीएफ वो हायर लेवल पर वो लोग काम कर रहे हैं, जिसको हम लोग असिस्ट करते हैं। दूसरा तरफ इलाके में इस तरह का गैंग के साथ संपर्क रखने के लिए, इन गैंगस्टर्स के साथ बातचीत करने के लिए या उनको सूचना देने के लिए या उन गैंग्स ने इनको दिया हुआ छोटा मोटा टास्क करने के लिए जो लोग शामिल होता है, उन लोगों के खिलाफ भी सेम धारा में मुकदमा चलेगा। रोहित गोदारा के अपराध का एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है। रोहित गोदारा और उसके साथी विदेश से बैठकर स्थानीय गुर्गों और बदमाशों से अपना काम करवाते हैं और अपना नेटवर्क चलाते हैं। पहले विदेश से धमकी देते हैं और फिर लूट या हत्या स्थानीय बदमाशों से करवाते हैं। इसके बदले गोदारा गैंग की तरफ से इन बदमाशों को मोटी रकम दी जाती है। राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की पुलिस रोहित गोदारा के पीछे पड़ी है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा है कि अब रोहित गोदारा भी जल्द पुलिस की गिरफ्त में होगा, लेकिन फिलहाल वो राजस्थान के व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है और लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहा है। इसकी माने तो पुलिस का कहना है कि स्थानीय उसके मुखबिर उसको सूचना देते हैं, तो अब उस मुखबिर तंत्र को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो भी रोहित गोदारा को व्यापारियों की सूचना दे रहा है, उसके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जा रही है। वहीं उनकी प्रॉपर्टियां भी कुर्क की जा रही है। उधर राजस्थान पुलिस ने लुकआउट नोटिस जारी किया है और दावा किया है कि रोहित गोदारा को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन इस बीच राजस्थान के व्यापारियों में चिंता का विषय बना हुआ है रोहित गोदारा, और लगातार वो करोड़ों रुपए की डिमांड कर रहा है। सहयोगी सुशील के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर। हिमाचल के धर्मशाला में एक लड़की की 2 महीने बाद अस्पताल में मौत हो जाती है। जिंदगी के आखिरी दिनों में पीड़ित ने गंभीर आरोप लगाए। हम इस मामले की पूरी पड़ताल कर रहे हैं। हमारी टीम ने उस प्रोफेसर से बातचीत की जिस पर आरोप लगे। जिन 3 लड़कियों पर आरोप लगे हैं उनमें से एक लड़की भी सामने आई है। उस लड़की का कहना है कि कोई रैगिंग नहीं हुई, लेकिन उसने ये भी बताया कि वो लड़की पहले भी आत्महत्या की बात कह चुकी थी। बोतल से मारा था। 19 साल की ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं है। जिंदगी के आखिरी लम्हों में इसने जो आरोप लगाए वो बेहद गंभीर और दर्दनाक थे। इसने कॉलेज की 3 लड़कियों पर रैगिंग का आरोप लगाया। पढ़ने नहीं देती थी तेरे को, मारते भी थी तेरे को। बता किससे मारता तेरे को, बता बता बल्दी बता। बताएगी नहीं तो फिर होगा कैसे? बता अभी जो बता, अभी जो बोला वो फिर से बोल। जो बार बार बोलती है तो वो बोल, आप बोल। अब बोल। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना। ये एक लड़की का भी नाम लेती है जिसका नाम पुलिस में शिकायत में भी दर्ज कराया गया है।
और साथ उसके साथ में कौन था? और जो मोनिका थी वो भी साथ में थी? मोनिका, वो भी मिली थी इनके साथ? हाँ। एनडीटीवी उस लड़की तक पहुंची जिसका नाम पीड़ित ने लिया था। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम उसका नाम और चेहरा छुपा रहे हैं। इसका कहना है कि वो लोग क्लासमेट थे। हम उसकी बैचमेट थी फर्स्ट ईयर में पल्लवी की। तो कोई क्लासमेट कैसे रैगिंग कर सकता है? और हमने कभी कॉलेज में रैगिंग देखी नहीं और ना हमने कभी की और ना हमारे साथ कभी स्कूल में रैगिंग हुई। हालांकि वो ये भी कहती है कि स्कूल में वो साथ थे, लेकिन दोनों के सब्जेक्ट्स अलग थे, इसलिए कभी बात नहीं हुई। कॉलेज में आकर ही दोस्ती हुई। रैगिंग की बात पर ये जरूर कहती है कि बाद में पता चला था किसी थर्ड ईयर की लड़की ने की थी। मैम, ये आरोप पता नहीं क्यों लगाया जा रहा है हम तीनों लड़कियों पर। मेरी क्लासमेट भी थी स्कूल टाइम में 2 साल से, तो हमारा स्ट्रीम भी अलग अलग था। मैंने कभी इससे बात नहीं की, बट मेरी फर्स्ट ईयर में उससे बात हुई थी के थ्रू, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। और उसके बाद मेरी उससे बात हुई के थ्रू, और फिर बाद में इन्होंने ये बताया कि कोई थर्ड ईयर की लड़की जिसने रैगिंग की है, बट उसके बारे में हम ना जानते हैं और ना हमें पता है। मृतक दलित परिवार से थी। जिस लड़की पर रैगिंग का आरोप है, उसका कहना है कि वो और उसकी सहपाठी भी दलित थी, तो कैसे रैगिंग कर सकते हैं? और इसमें लो कास्ट का भी बताया जा रहा है कि वो लो कास्ट की है, और मैं खुद लो कास्ट से बिलोंग करती हूँ, वो लड़कियां भी लो कास्ट से बिलोंग करती है, तो हम क्यों रैगिंग करेंगे किसी की और उसको चढ़ाएंगे? क्यों करेंगे हम ऐसा? लेकिन ये लड़की एक हैरान करने वाली बात बताती है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच का विषय है। इसका कहना है कि मृतक लड़की ने पहले आत्महत्या की कोशिश की थी और ये भी कहा कि वो अपने पिता से बहुत डरती थी। जब मैं फर्स्ट ईयर में थी के साथ तो एक बार मुझे का कॉल आया अचानक से, तब भी थी मेरे साथ, तो उसने बोला कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ। तो उस वक्त हम उसे बचाने गए थे और उसने मुझे बताना नहीं समझा अच्छा, तो उसने को पर्सनली बताया कि मैं क्यों सुसाइड करने जा रही हूँ। फिर उसके बाद मैंने उसके फादर को कॉल की ताकि कल को हमारे ऊपर इल्जाम ना आए कि, तो फिर घर आती है तो उन्होंने मेरे को कॉल किया। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी कहाँ पे है, तो मैंने उनको बोला कि अंकल आ रही होगी, शायद रास्ते में होगी, पहुंच रही होगी वो घर। तो उन्होंने बोला कि बोला मैंने सब कुछ बता दी, तेरी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। तो मैंने बोला अंकल मैंने कौन सा झूठ बोला, मैं सिर्फ सच बता रही थी ताकि कल को मेरे पर इल्जाम ना आए, क्योंकि उसने मेरे को ही कॉल की थी। तो फिर वो लड़की बोलती कि का तू झूठ बोल रही है, तूने क्यों बोला? फिर उसके फादर ने पूछा कि तू सुसाइड करने क्यों गई थी? तो उस लड़की ने बोला कि मैं की वजह से सुसाइड करने गई। ऐसा कुछ हो सकता है, कुछ ना कुछ रीजन तो है ना जिसकी वजह से वो सुसाइड कर रही है। कोई अपनी बेस्ट फ्रेंड के पीछे क्यों सुसाइड करेगा? और मेन बात ये कि वो उसके फादर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, वो अपने फादर से बहुत ज्यादा डरती थी हमेशा से। और आपको क्यों लगा ऐसा कि उनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है? मैम क्योंकि वो डरी रहती थी ना हमेशा से कि उसके फादर, एक बार ना मुझे उन्होंने कॉल किया था सुसाइड के मामले के बाद ही उन्होंने कॉल किया था और उन्होंने बोला था कि अगर कुछ भी होता है तो अगर किसी भी लड़के के साथ दिखती तो आपने मेरे को फोटो भेजनी है उस चीज की। वो रिकॉर्डिंग भी पल्लवी के फोन में पड़ी होगी। ये सारी बातें अभी जांच का विषय है। रैगिंग हुई तो किसने की? इस लड़की का कहना है कि मृतक के फोन की जांच हो तो सभी बातें खुल जाएंगी। जो असली रियलिटी है वो के फोन से ही आएगी और के फोन से ये सब कुछ पता लग जाएगा कि क्या मामला है और इसमें क्या बोला गया है, जो हमारा नाम लिया गया है क्या वो सच है या फिर नहीं। लड़की के वीडियो में उसने कॉलेज के एक प्रोफेसर का भी नाम लिया था। हमने उनसे भी बात की। जब उसको ये बोला गया कि आप ऐसा करिए कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लीजिए, ठीक है, और आप फेल हो गए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि फेल होने की वजह से भी वे परेशान होगी और हो सकता है कि वो मतलब इस तरह से मना किया, सेकंड ईयर में एडमिशन लेने के लिए उसको मना किया क्योंकि एडमिशन मांग रही थी। तो शायद हो सकता है कि उसके लिए भी वो मतलब इस तरह के आरोप जो वो मेरे ऊपर जो वो लगाए होंगे। तो आपने मना किया था कि सेकंड ईयर में एडमिशन नहीं हो सकती? मैंने नहीं, वो तो दूसरे सर थे, उनसे बात हो रही थी। मैंने मतलब
सीधा निष्पक्ष बोलूँ, मैंने बोला था कि बेटा ऐसा नहीं होता है, मतलब जो एज पर नॉर्म्स जो आपको फिलहाल जो आपके रिजल्ट है, रिजल्ट के मुताबिक आपको फर्स्ट ईयर में ही एडमिशन लेना होगा, बस इसके अलावा आपकी इंटरेक्शन थी उस बच्चे के साथ? नहीं, बिल्कुल नहीं इंटरेक्शन थी। प्रोफेसर और लड़की आरोपों से इंकार कर रहे हैं। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि रैगिंग या उत्पीड़न की कोई शिकायत कभी नहीं मिली, लेकिन पूरे मामले की जांच की जा रही है। पर सर, जो फैमिली में बात हुई है, उन्होंने कहा कि 3 लड़कियां जो इसी कॉलेज की थी जिन्होंने उसे फिजिकल असॉल्ट किया, एक प्रोफेसर के खिलाफ एलिगेशन लगे हैं कि उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट किया, सेक्सुअल हैरेसमेंट की। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपने उस बात की तहकीकात, इन्वेस्टिगेशन की है? जी, हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट कर रहे हैं। इस वक्त पुलिस जो है डिपार्टमेंट पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। और इसी के साथ इस